लक्षद्वीप का प्रारंभिक इतिहास अलिखित है। अब जो इतिहास बनता है वह विभिन्न किंवदंतियों पर आधारित है। स्थानीय परंपराएं इन द्वीपों पर पहली बसावट का श्रेय केरल के अंतिम राजा चेरामन पेरुमल के काल को देती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद कुछ अरब व्यापारियों के कहने पर वह अपनी राजधानी क्रैंगनोर वर्तमान दिन कोडुंगलोर एक पुराने बंदरगाह शहर कोच्चि से मक्का के लिए निकल गए। जब उनके लापता होने का पता चला तो खोजी दल नौकाओं में उनके पीछे चले गए और विभिन्न स्थानों से राजा की तलाश में मक्का के तटों के लिए रवाना हो गए। ऐसा माना जाता है कि कन्नानौर के राजा की इन नौकाओं में से एक भयंकर तूफान की चपेट में आ गई थी और वे उस द्वीप पर बर्बाद हो गई थीं जिसे अब बंगाराम के नाम से जाना जाता है। वहां से वे पास के अगत्ती द्वीप पर गए। अंततः मौसम में सुधार हुआ और वे रास्ते में अन्य द्वीपों को देखते हुए मुख्य भूमि पर लौट आए। ऐसा कहा जाता है कि उनके लौटने के बाद नाविकों और सैनिकों के एक अन्य दल ने अमिनी द्वीप की खोज की और वहां रहना शुरू कर दिया। माना जाता है कि वहां भेजे गए लोग हिंदू थे। इस्लाम के बावजूद अब भी इन द्वीपों में असंदिग्ध हिंदू सामाजिक स्तरीकरण मौजूद है। किंवदंतियों का कहना है कि पहले अमिनी, कावारत्ती, एंड्रोट और कल्पेनी द्वीपों में छोटी बस्तियां शुरू हुईं और बाद में इन द्वीपों से लोग अगत्ती, किल्तान, चेटलाट और कदमत के अन्य द्वीपों में चले गए। हालांकि चेरामन पेरुमल की यह किंवदंती प्रमाणित नहीं है। इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी में सन 41 हिजरी के आसपास हुआ। यह सार्वभौमिक रूप से माना जाता है कि मक्का में प्रार्थना करते समय एक सेंट उबैदुल्लाह रख सो गए थे। उसने सपना देखा कि पैगंबर मोहम्मद चाहते थे कि वह जेद्दा जाए और वहां से जहाज लेकर दूरदराज के स्थानों पर जाए। इस प्रकार उन्होंने जेद्दा छोड़ दिया, लेकिन महीनों तक नौकायन करने के बाद इन छोटे द्वीपों के पास एक तूफान ने उनके जहाज को बर्बाद कर दिया। वह एक तख्ते पर तैरता हुआ अमिनी द्वीप के तट पर बह गया। वह वहीं सो गया, लेकिन फिर सपने में पैगंबर ने उसे उस द्वीप में इस्लाम का प्रचार करने के लिए कहा। उबैदुल्ला ने ऐसा करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे द्वीप का मुखिया क्रोधित हो गया और उसने तुरंत उसे बाहर निकलने का आदेश दे दिया। सेंट उबैदुल्लाह दृढ़ रहे। इसी बीच एक युवती को उससे प्यार हो गया। उन्होंने उसे हमीदत बीबी नाम दिया और उससे शादी की। इससे मुखिया और अधिक आहत हुआ और उसने उसे मारने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि मुखिया और उसके गुर्गों ने उबैदुल्लाह और उसकी पत्नी को मारने के लिए घेर लिया। तुरंत ही सेंट उबैदुल्लाह ने सर्वशक्तिमान को बुलाया और लोग अंधे हो गए। इस समय सेंट उबैदुल्लाह और उनकी पत्नी गायब हो गए और जैसे ही उन्होंने द्वीप छोड़ा लोगों की आंखों की रोशनी वापस आ गई। अमिनी से सेंट उबैदुल्लाह एंड्रोट पहुंचे, जहां उन्हें इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अंततः धर्म परिवर्तन करने में सफल रहे, लोग इस्लाम की ओर। इसके बाद वह अन्य द्वीपों पर गए और सफलतापूर्वक इस्लाम का प्रचार किया और एंड्रोट लौट आए, जहां उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें दफनाया गया। सेंट उबैदुल्लाह की कब्र आज एक पवित्र स्थान है। एंड्रोटारे के प्रचारकों का श्रीलंका, मलेशिया, बर्मा आदि सुदूर देशों में गहरा सम्मान था। यह एक मारबाउट या मुकबारा है। भारत में पुर्तगालियों के आगमन ने लैकडाइव्स को फिर से नाविकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया। यह द्वीपों के लिए लूट के वर्षों की शुरुआत भी थी। जहाजों के लिए बारीक काती गई जटा की बहुत मांग थी। पुर्तगालियों ने द्वीपीय जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। 16वीं सदी की शुरुआत में वे जबरन जटा प्राप्त करने के लिए अमिनी में उतरे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने जहर देकर सभी आक्रमणकारियों को मार डाला, जिससे पुर्तगाली आक्रमण समाप्त हो गया। संपूर्ण द्वीपों के इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद भी कुछ वर्षों तक संप्रभुता चिरक्कल के हिंदू राजा के हाथों में रही। 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास द्वीप का प्रशासन चिरक्कल राजा के हाथों से कन्नानौर के अरक्कल के मुस्लिम घराने के पास चला गया। अरक्कल शासन दमनकारी और असहनीय था।
इसलिए वर्ष 1783 में किसी समय अमिनी के कुछ द्वीपवासियों ने साहस किया और मैंगलोर में टीपू सुल्तान के पास गए और उनसे अमिनी द्वीप समूह का प्रशासन अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया। उस समय टीपू सुल्तान अरक्केल की बीबी के साथ मित्रवत शर्तों पर था और विचार विमर्श के बाद अमिनी समूह के द्वीप उसे सौंप दिए गए थे। इस प्रकार द्वीपों का आधिपत्य विभाजित हो गया क्योंकि 5 द्वीप टीपू सुल्तान के शासन में आ गए और बाकी अरक्कल घराने के अधीन रहे। 1799 में सेरिंगपट्टम की लड़ाई के बाद द्वीपों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में ले लिया गया और उन्हें मैंगलोर से प्रशासित किया गया। 1847 में एंड्रोट द्वीप पर एक भयंकर चक्रवात आया और चिरक्कल के राजा ने नुकसान का आकलन करने और राहत वितरित करने के लिए द्वीप का दौरा करने का फैसला किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी सर विलियम रॉबिन्सन स्वेच्छा से उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए। एंड्रोट पहुंचने पर राजा को लोगों की सभी मांगों को पूरा करना मुश्किल हो गया। सर विलियम ने तब राजा को ऋण के रूप में मदद की पेशकश की। इसे स्वीकार कर लिया गया। यह व्यवस्था लगभग 4 वर्षों तक जारी रही, लेकिन जब ब्याज बढ़ने लगा तो अंग्रेजों ने राजा से उन्हें चुकाने के लिए कहा, जिसे उन्होंने चुका दिया। द्वीपों पर कब्जा करना अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपनाई गई राजनीतिक चालाकियों और तरीकों का एक स्पष्ट उदाहरण है। इसकी पारंपरिक प्रशासन प्रणाली को अंग्रेज कुशासन के समान मानते थे, लेकिन वे द्वीपों की अच्छी सरकार की तुलना में अपने स्वयं के राजनीतिक और आर्थिक हितों में अधिक रुचि रखते थे। उनकी नीति प्रशासन की जिम्मेदारी लिए बिना बीबी के माध्यम से द्वीपों से होने वाले मुनाफे का दोहन करने की थी। बाद में ब्रिटिश लक्षद्वीप विनियमन 1912 लाए, जो द्वीपों के अमीनों कर्णियों को न्यायिक और मजिस्ट्रियल दर्जे की सीमित शक्ति प्रदान करता है। उपरोक्त विनियमन द्वारा बाहरी लोगों पर उचित प्रतिबंध भी लागू किया गया। द्वीपों में औपनिवेशिक शासन के दौरान 9 प्राथमिक विद्यालय और कुछ औषधालय शुरू किए गए थे। केंद्र शासित प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। Of having a more stable control over the islands. This led to the introduction of the Lakshadweep Regulation in 1912. A move that further cemented their hold. The regulation conferred limited power of judicial and magisterial status to Amans and Karanis, local chiefs of the islands. It was a shrewd move, allowing the British to maintain control while appearing to give power back to the local leaders. However, this regulation was not solely about power distribution. It also brought about a reasonable restriction of outsiders, a move that protected the islands from external influences and further secured the British's hold on the islands. During their reign, the British did introduce some changes that can be seen as beneficial. 9 primary schools and a few dispensaries were established. However, it's important to remember that these changes were not altruistic. They were part of a larger strategy to maintain control and ensure the islands remained profitable. In summary, the British sequestration of the islands was a masterclass in political manipulation. They viewed the islands as resources and exploited them for profit. They disregarded the traditional system of administration, exploited the islands through the BB, and introduced the Lakshadweep Regulation in 1912 to further their control. All this while maintaining an illusion of granting power back to the local leaders. This chapter of history is a stark reminder of the lengths to which colonial powers went to establish and maintain their rule. It highlights the complex dance of power, manipulation, and control that played out on this small group of islands. As we look back and learn from the past, we gain a deeper understanding of the forces that have shaped our world.